मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर व मोतमदीन सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, मैं अपनी जानिब से मोहतरम नकीब मिल्लत सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस और अहिया मजलिस के 65वीं तक़रीब पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम को भी अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आप और हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह मनाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं और आज हमको इस बात पर भी गौर करना होगा कि अगर ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं अहिया की 65 साल मुकम्मिल हुए या 65वीं साल में हम हैं आज, तो दूसरी तरफ मुल्क को आजाद होकर भी 75 साल हो चुके। अगर यहां पे 65 साल तो मुल्क की आजादी के 75 साल, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इस लंबे तवील सफर में हमने कई उतार और चढ़ाव को देखा, कई मुसीबतों का सामना किया, कई मसाइब को झेले, और कोई भी कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। और मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि मजलिस की सियासत और दूसरी जमातों की सियासत में काफी इम्तियाज व फर्क है। हमारी सियासत एक मकसद के लिए है, हम तामीरी व अमली सियासत करते हैं, और हमारी सियासत शुरू से ही बामकसद और शफ्फाफ रही है। हमने सिर्फ जज्बाती नारों या जज्बाती तकरीर के जरिए ये 65 बरस का सफर तय नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक अपनी तारीख है। जब हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे जागीरें लुट चुकी थीं, हमारा मनसब लुट चुका था, तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, महलात वीरान हो चुके थे, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थीं, खौफ और मायूसी हमारा मुखद्दर बन चुका था। तो ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया हुआ तो लोगों ने अहिया मजलिस पर भी तनकीदें की, यहां तक कह दिया
कि हजारों लाखों की तादाद में इंसानों की जानें गईं, आबादियां वीरान हुई, इस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, महलात वीरान हो गए। और क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? लोगों ने यहां तक कहा कि क्या ये बस नहीं था कि इतनी लाशें बौलियों में तैर रही हैं, इतनी तबाही और बर्बादी हो गई, बाप बेटे से जुदा हो गया, भाई भाई से जुदा हो गया, बाप के खांधे पर बेटे की मैयत। ऐसे हालात में क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहि रहमा की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने उठने वाले इन आवाजों की परवाह नहीं की। खौफ और मायूसी में रहने वाले उस मजलूम कौम को जगाने के लिए, उनको बेदार करने के लिए, उनको एक मरकज सियासत पे लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो मजलिस के पास कुछ नहीं था, मजलिस के पास उसका खुद का दफ्तर भी नहीं था। मुझे सालारे मोहतरम का वो जुमला याद आता है कि एक कागज का टुकड़ा और एक टूटा कलम भी हमारे पास नहीं था। ऐसे इन हालात में मजलिस का हिया हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ते गई, काम करती रही, एक मकसद को लेकर, एक मिशन को लेकर आगे बढ़ी। और वो मिशन, वो मकसद क्या था? ये मिशन और मकसद यही था कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म करेंगे, मुत्तहिद करेंगे, एक मरकज सियासी पर जमा करेंगे। और अगर कोई मकसद था तो मुसलमानों की कमजोर मईशत को इस्तेकाम बख्शने का था। एक मिशन और मकसद था तो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करते हुए इल्म के मैदान में उनको आगे बढ़ाना था। और उसके बाद में आखिर में यह मकसद था कि हम सियासी जिद्दोजहद के जरिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 65 बरस के अपने सफर में माशी मैदान में काम किया, तालीमी मैदान में काम किया और सियासी मैदान में भी काम किया। अपने दरवाजों को हर मजलूम के लिए खोला रखा। दारुस्सलाम के दरवाजे आज भी हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। बिला लिहाज मजहब हर फरियादी अपने फरियाद को लेकर आ सकता है दारुस्सलाम में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो बीसी हो, कोई भी हो, अल्लाह को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो भगवान को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो गॉड को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो अगर कोई अल्लाह भगवान गॉड को नहीं मानता है तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम हर फरियादी, हर मजलूम की आवाज को सुनते हैं और उस मजलूम की फरियाद को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हमारे जानिब से जो मुमकिन मदद हो सकती है हम करते रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई कुर्बानियों के बाद फख्र मिल्लत अलैहि रहमा
11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त करते रहे। घर की लाइट काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, बैंक के खातों को मुंजमद कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। ऐसे इन हालात में हमने जिद्दोजहद की और आगे बढ़ते गए और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं, सिर्फ आपकी पहचान बनकर नहीं रही, बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की पहचान और उनकी उम्मीद बनकर आज सामने आ रही है और हक तलब कर रही है। मजलिस के पास कुछ नहीं था। जिस वक्त मजलिस के सियासी सफर का आगाज हुआ था तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस पहली कॉन्फ्रेंस में मोतमद उमवी जनाब ख्वाजा निजामुद्दीन साहब ने, जो साबिका रुकन असेंबली थे, उन्होंने सालाना रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि जमात को एक साल में 7,015 रुपये की आमदनी हुई। 7,015 रुपये की आमदनी और 7,165 रुपया का रकम खर्च किया गया। 7,165 रुपया खर्च हुआ और यह भी बताया कि जमात को 1,156 रुपये का खर्च है। जमात पर 1,156 रुपये का खर्च है। तो अंदाजा लगाओ, वो लोग जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, 65 बरस के इस सफर के आगाज के वक्त 1,156 का खर्च था, तो जुमला आमदनी 7,015 रुपये थे और खर्च 7,165 रुपये का था। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासे हजारों करोड़ में हैं। ये इमारतें, इन इमारतों की बुलंदी चीख कर चिल्ला कर बयान कर रही है कि कितनी दियानत, कितनी ईमानदारी और इखलास के साथ 65 बरस के सफर को मजलिस ने तय किया और इन वीरान मैदान को आबाद किया तालीमी दर्जगाहों के जरिए। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इस तरफ MBA MCA कॉलेज है, तो उसके बाजू में कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो इसके इधर बगल में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, M.Pharm है, ME है, MBA है, MCA है, B.Pharm है, फार्मा D है, आर्किटेक्चर है। अरे ये दारुस्सलाम कब हासिल हुआ, कैसे हासिल हुआ? अरे आज जिस मुकाम से हम आपसे मुखातिब हैं, ये वही मुकाम है जब दारुस्सलाम को हासिल किया 70 के दहे में, तो उस वक्त इसी मुकाम पर जानमाज बिछाकर सालारे मिल्लत ने नमाज अदा की थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, आज दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम भी नहीं था, दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम की कानूनी जिद्दोजहद की भी एक तारीख है। दारुस्सलाम यूं ही नहीं मिला, कई बरस की कानूनी जिद्दोजहद और लड़ाई के बाद दारुस्सलाम मिला। अब मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, लोगों के दिलों को तकलीफ होगी, लेकिन हकीकत है कि दारुस्सलाम के दावे में सिर्फ अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ही नहीं थे,
और भी कई दावेदार थे। अब मैं उनको, वो लोग नहीं रहे, उनके खानदान वालों को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। कोई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ए या कुछ और बनाकर आए, तो कोई दूसरी तंजीम से आए, तो कोई अपनी जाती मिल्कियत कह के दावे पेश करे थे मजलिस के। उन तीनों लोगों के दावे मुस्तरद हुए और अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के दावे और कानूनी जिद्दोजहद को कामयाबी मिली और दारुस्सलाम हासिल हुआ। सिर्फ यही नहीं, मजलिस की तारीख है। लोग जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, तख्त और ताज के लुटने के बाद, महलात के वीरान होने के बाद, जागीर और मनसब के लुटने के बाद, सुबह का सूरज निकला, रक्शे और बंडियां ढकेलने पे मजबूर होने वाली उस कौम ने जब हैदराबाद की बल्दिया पर कब्जा किया, तो एक दलित को, एक पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले को हैदराबाद का मेयर बनाकर बताया कि हमारा तख्त गया, ताज गया, हम नहीं बैठे, हमारे दलित भाई को बिठाए। ये हमारी मजलिस की निशानी है। नहीं तो हम कह सकते थे कि हमारा तो सब कुछ लुटा, अब आज हमको मौका आया तो हम क्यों ना बैठे। लेकिन हमने एक दलित को, पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले आलमपल्ली पोचैया को मेयर बनाया। यह मजलिस की हिकमत थी। यह मजलिस काम करती गई और जब सियासी इनकलाब आया, सियासी मौके आए, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम की इजाजत हासिल की। अरे आज देखते हैं, लोग देखते हैं, सियासी मौके आते हैं, इधर से उधर बड़े बड़े लीडर लुढ़कते हैं, एमएलए लुढ़कते हैं, तो कुछ पैसा ले लेते हैं और अपनी वफादारियों को तब्दील कर देते हैं। लेकिन मजलिस ने उस वक्त पैसा नहीं लिया या दौलत की बात नहीं की। जब मौका आया तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल किया। दस्तूर ने जो इख्तियार दिया मुसलमानों को अपने तालीम अक़लियतों को बशमूल मुसलमानों को अपने तालीमी इदारे कायम करने का, उसको चलाने का, उस दस्तूर के हुकूक को हासिल किया और उसके जरिए दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। मजलिस को जब दारुस्सलाम मिला तो सबसे पहले ओवैसी ITI सेंटर कायम हुआ। मिला सबसे पहले तो ये इधर इधर सीधे हाथ पे जो इमारत है, इसका नाम नूर महल है। तो इस नूर महल में स्कूल का क़याम अमल में लाया था मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने। मजलिस सिर्फ सियासत नहीं पुकारती, मजलिस ने काम किया, वहां स्कूल बनाया, वहां ITI सेंटर बनाया और उसके बाद में यहां पे मलगियां बनाई बाहर। उसके जरिए मजलिस का काम का आगाज हुआ। आज ओवैसी हॉस्पिटल खुद बता रहा है, उसकी बुलंद इमारत बता रही है कि हमारे इरादे कितने बुलंद थे, हमारा अज़्म कितना बुलंद था, हमारा मकसद कितना बुलंद था। आंध्रा की तारीख हो या तेलंगाना की तारीख में क़याम दक्कन मेडिकल कॉलेज और क़याम दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले कितने मुसलमान
डॉक्टर्स निकले थे, कितने मुसलमान इंजीनियर निकले थे। 1984 से पहले चंद 100 मुस्लिम डॉक्टर भी नहीं थे पूरे आंध्रा में, लेकिन आज दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज एक साल में अपने क़याम के 40 साल मुकम्मिल कर लेगा और 40 साल में हजारों डॉक्टर आज दुनिया के हर कोने में हैं, मशहूर है, मारूफ है और तिब की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या ये काम, ये कारनामा नहीं? हमारे दवाखाने किसी दवाखाने से कम नहीं, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल हो। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर तक पहुंच गया। क्या ये कामयाबी व कारनामा नहीं है? आज कम से कम कीमतों पे इलाज का इंतजाम है। 1000 से जायद दिन में 2000 के आउट पेशेंट होते हैं असरा दवाखाने में। ओवैसी हॉस्पिटल में 1500, करीब 3500 4000 की ओपी रहती है। इस माह 28 दिन का फरवरी का महीना 1052 इन पेशेंटों ने इलाज करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, तो सिर्फ असरा हॉस्पिटल से। ओवैसी हॉस्पिटल से 900 चिल्लर सिर्फ फरवरी के महीने में 900 इन पेशेंट इलाज करा के अपने घरों को गए। क्या किसी को अंदाजा है ये कितना बड़ा काम है? क्या कोई जानता है कि कितनी मुसीबत के साथ इन इदारों को चला रहे हैं? अरे जो जमात 156 रुपये के कर्ज में थी, आज वही जमात 4500 घरों को पाल रही है। हमारे इदारों में नौकरियां देकर करोड़ों रुपये की तनख्वाह माहाना दी जाती है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल, वासरा हॉस्पिटल से किसी को अंदाजा नहीं होगा। 9.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह महाना जाती है इन इदारों से। अरे ये काम है, ये काम किया, सिर्फ बातें नहीं की। एक तरफ हिंदुस्तान की आजादी के अगर 75 साल हैं, तो दूसरी तरफ 65 साल है। लोग इसी से जायजा ले लें, इसी से जायजा ले लें कि 65 बरस में क्या हुआ, 75 बरस में क्या हुआ। अरे मजलिस ने काम किया, अखिलती कमीशन का क़याम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क़याम, बच्चों की स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी कमीशन का क़याम, उर्दू एकेडमी का क़याम, कितना काम। अनीसुल गुरबा की इमारत, शादी मुबारक में 2 लाख चिल्लर मुसलमान बच्चियों को उनकी शादी के लिए इमदाद, 17 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना के क़याम से लेकर आज तक 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। फिर पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे आपको सुनकर हैरत होगी कि इस असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करीब 20,000 करोड़ के कामों
की मंजूरी हासिल की पुराने शहर की तरक्की के लिए। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। बच्चा पढ़ना चाहता है तो हुकूमत स्कॉलरशिप देती है। लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे मरकजी हुकूमत ने माइनॉरिटीज का बजट 40% कम कर दिया, लेकिन मजलिस की मौसर नुमाइंदगी और वजूद का नतीजा है, आपके इत्तेहाद की ताकत का नतीजा है कि तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 2000 से ज्यादा क्रॉस कर चुका। क्या ये मजलिस की कारकर्दगी या कामयाबी नहीं? नए पुल पर ब्रिजेस की मंजूरी, मिरालम पे हैंगिंग ब्रिज की मंजूरी, सुरमचेरू गुरमचेरू बालापुर की तालाब, ओएसी हॉस्पिटल के तालाब को मंजूरी, वहां पे काम, पुराने शहर की रोड वाइडनिंग, हाफिज बाबा नगर के सामने एक और फ्लाईओवर, महफिल होटल के पास एक और फ्लाईओवर, और फिर चंद्रायन गुट्टा से आगे बल्लागुड़े के पास एक और फ्लाईओवर, मेहदीपट्टनम रेती बौली से लेकर टोली चौकी तक एक और फ्लाईओवर, फतेह दरवाजे की रोड की वाइडनिंग, किशनबाग के पास की रोड की वाइडनिंग, चंद्रायन गुट्टे में कई रोड वाइडनिंग, चार मीनार में रोड वाइडनिंग, कारवान में रोड वाइडनिंग, चंद्रायन गुट्टे में 500 करोड़ के जरिए सीवरेज की रीमॉडलिंग की मंजूरी, 350 करोड़ कारवान में मंजूरी, मलकपेट में आईटी टावर की मंजूरी, स्टार्टअप्स का आगाज होगा, नौजवान बच्चे अपने स्टार्टअप्स के जरिए काम करेंगे। पुराने शहर में एक मरकज, आईटी सेंटर। अरे क्या क्या बयान करूं? जो सवाल करते हैं मजलिस ने क्या किया, मैं उनसे सवाल करता हूं कि तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे मेरे पास तो फेहरिस्त है कि हमने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के अलावा सुपर स्पेशलिटी के स्टडीज भी आए हैं, रिसर्च हो रहा है हमारे पास, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जानिब से भी कुछ काम किया है कौम की तामीर के लिए। यह तो मजलिस का काम, दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का काम, नकीब मिल्लत की निगरानी में हुई यह काम अपनी जगह, अकबरुद्दीन ओवैसी का जाती काम, अपनी जेब से किया गया काम, अपने पैसों से किया गया काम। जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, बेशक ये मेरा जाती काम है, मेरे जेब से हुआ काम है, लेकिन मैं अलग या जमात अलग नहीं, मेरी जात, मेरी पहचान, मेरी शिनाख्त मेरी जमात से है। अगर मेरी जमात, मेरे सदर, मेरे मरहूम बाप का शफकत का हाथ मेरे सर पे ना होता तो शायद मैं भी कुछ काम ना किया होता। नशेमन नगर का स्कूल, जमाल कॉलोनी का स्कूल, हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नरखी फूलबाग का स्कूल, अंबरपेट का स्कूल, ये सारे स्कूल के अलावा आज हजारों बच्चे इन स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। हजारों इस साल आज से दरखास्तें तलब की जा रही हैं। इस साल बारकस सलाला के स्कूलों में भी तालीम का आगाज होगा। इस साल साबिका दार्जिलिंग स्कूल जो था
उसको हमने सालारे मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस का नाम दिया। वहां पर भी दाखिलों का आगाज होगा। फिर उसके बाद में सदर मोहतरम को याद होगा कि आज से 2-3 बरस पहले हाफिज बाबा नगर में सदर मोहतरम के हाथों से हमने एक फाउंडेशन स्टोन स्कूल का रखा था। उमर कॉलोनी में वो स्कूल की इमारत भी मुकम्मिल हो चुकी है। उसमें भी आइंदा तालीमी साल से एडमिशन्स का आगाज हो जाएगा, तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। न सिर्फ उसमें सदर मोहतरम के हाथ में हमने और एक संग बुनियाद रखा था। वो था मुगलपुरा, एक शादी खाना था। वहां पे हमने तालीमी दर्जगाह को बनाया, फख्र मिल्लत के नाम से मौसूम किया। फख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस सेल बनाया। हम वहां पे तालीम जारी है। बल्लागुड़ा फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस 2 लाख स्क्वायर फीट। तालाब मीर जुमला सालारे मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस 1 लाख स्क्वायर फीट। सलाला का स्कूल 35,000 स्क्वायर फीट। बाबा नगर उमर कॉलोनी का स्कूल 36,000 स्क्वायर फीट। फख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस 70,000 स्क्वायर फीट पर। अरे आज जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट का सिर्फ मेडिकल कॉलेज का जितना रकबा है वो 14.5 लाख स्क्वायर फीट का है। दारुस्सलाम में जो है ये 4 लाख स्क्वायर फीट का है। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जात से जो बनाया है उसमें भी आज करीब 9.5 लाख स्क्वायर फीट की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। हमने ये काम किया। इस साल 3,000 दाखिले होंगे फख्र मिल्लत सेंटर में। 10th की कोचिंग हो रही है, इंटरमीडिएट की कोचिंग है, कंप्यूटर्स की कोचिंग है, इंटीरियर डिजाइन की ट्रेनिंग है, ओपन स्कूल से 10th लिखाने की कोचिंग, इंटरमीडिएट की ओपन स्कूल की ट्रेनिंग, डिग्री की ट्रेनिंग, कंप्यूटर कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किंग्स यूनिवर्सिटी के इश्तिराक के साथ हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं। पुराने शहर के बच्चों को हम स्किल डेवलप करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा की डिग्री व सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यह हमारा काम है। सालारे मिल्लत कैंपस में बीएससी डिग्री का हम बीकॉम कंप्यूटर्स या फिर बीए नहीं कर रहे हैं। हम वहां उस कैंपस में बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी रेडियोग्राफी, बीएससी कीमोथेरेपी, बीएससी के कोर्सेज को मिला रहे हैं वहां पे। क्या काम है बताओ? ये इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स, ये कोचिंग क्लासेस, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर्स से हम इस्तेफादा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर्स से इस्तेफादा, अकाउंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं तो एमबीए के जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनसे इस्तेफादा। फिर हम फार्मास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पुराने शहर में ओवैसी फार्मास्यूटिकल्स के नाम से हम चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टोर्स खोल रहे हैं, जिसके जरिए हम 100 हजारों बच्चों को रोजगार मुहैया करने का इरादा रखते हैं। यह हमारा काम है।
छोटे छोटे वैनों और ऑटोस के जरिए हम बच्चों को रोजगार देने का मंसूबा रखते हैं, इरादा रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ले रहे हैं, एक पायलट बेसिस पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहां पे हम हैदराबादी हलीम, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी लुकमी, हैदराबादी कबाब, हैदराबादी मिर्ची का सालन, हैदराबादी बैगन का सालन, ये पूरे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स में हमारे बेरोजगार बच्चों को हम ओएसी हॉस्पिटल के किचन में बना कर देंगे, उनको रोजगार पे लगाएंगे, उनको कमाने का जरिया बनाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारा मंसूबा है, ये हमारा इरादा है। मैं पूछना चाहता हूं हम पे तनकीद करने वालों, क्या तुमने कुछ किया? इतने स्कूलों में आपको सुन के हैरत होगी, 650 टीचर्स आज हैं, 650 टीचर्स हैं। अरे आप बताओ, 4,500 मुलाजिमीन सिर्फ मेडिकल कॉलेज दवाखानों में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अरे आज हम काम कर रहे हैं, एक ब्लैक बोर्ड कितने में आता है? एक बेंच जिस पे 3 बच्चे बैठते हैं कितने में बनता है मालूम? अरे सिर्फ ये नए स्कूलों में जो हम आगाज कर रहे हैं उसका फर्नीचर बनाने के लिए 1,68,00,000 रुपया सिर्फ बेंचेज और बोर्ड्स के लिए खर्चा हुआ। किसी को अंदाजा है? किसी को एहसास है? एक ब्लैक बोर्ड नहीं बनाने वाले, एक बेंच नहीं देते गरीबों को, और हमसे सवाल कर रहे हैं हमने क्या किया? अरे हमने उर्दू मीडियम के बच्चों को किताबें दी, बैग दिया, बॉक्स दिया, 10th की फीस दी, अव्वल दर्जे में कामयाब होने वालों को इनाम देते हैं। यह हमारा काम है, मजलिस का काम है। कोविड के टाइम पे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पुराने शहर में जगह जगह मुहैया करवा दिए। क्या किसी और ने किया? रेमडेसिविर मिलती नहीं थी तो हर एक के लिए हमने बात करके दवाओं का इंतजाम किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। कोविड में परेशान हाल लोगों के दरवाजों पे दस्तक देकर अनाज को पहुंचाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या भूल गए? याददाश्त इतनी कमजोर है, हिंदुस्तान में वैसा काम नहीं हुआ। कोविड में जो हमने काम किया, ये नहीं देखा कि भूखा मुसलमान है या हिंदू हो या सिख है या ईसाई। जिसने भी फोन किया उसके दरवाजे पर 15 दिन 1 महीने का अनाज लेकर पहुंचने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लोग चंद थैलियां देकर फोटो खिंचाते, अरे हमने तो लदी हुई लारियां दे दी आवाम को। ये मजलिस है, ये दिल है हमारा। हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी कौम को तबाह बर्बाद होने नहीं देंगे। यही तालीम फख्र मिल्लत ने दी थी, यही तालीम सालार ने दी, और इसी तालीम पर नकीब मिल्लत और हमारा अरकान असेंबली इसी पर चल रहे हैं। अपनी जात के लिए नहीं, कौम की खुशहाली के लिए। तूफान आया, घर डूब गए, तबाह हो गए, तो क्या हमने काम नहीं किया? हिंदुस्तान में किसी ने काम किया? बाबानगर में, दूसरे इलाकों में घरों की फ्रिजों को बनाया,
वॉशिंग मशीन को बनाया, हमने इलेक्ट्रिकल काम किया, बर्तन दिया, बिस्तर दिया, कपड़े दिए, अनाज दिया, दवाएं दी। पूरे हैदराबाद में मेडिकल कैंप्स के जरिए 2 करोड़ से जायद की अद्वियात को हमने तकसीम किया। क्या किसी ने किया? क्या किसी ने किया? अरे मेरे पास काम है, मेरे पास काम है। मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। तुम्हारे पास क्या है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मजलिस की क्या जरूरत है? 65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है? गुजरात, मजलिस क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? महाराष्ट्र, मजलिस क्यों आ रही है? मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है। तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया? हमने इतना किया। उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 75 बरस में तुमको क्या मिला? हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थी। तो सवाल यह है, 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है? इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों है? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है? जवाब दो ना। इसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ यही मजलिस बी टीम। अरे बाबा, तुम ए टीम थे ना कांग्रेस के, तो मुसलमान को क्या दिए? तुम ए टीम थे ना नेशनल फ्रंट के, तो क्या दिए मुसलमान को? तुम दुहाई देते थे ना जनता पार्टी की, क्या दिए मुसलमान को? कुछ नहीं। रमजान में टोपी पहन के आ गए, एक खजूर मुसलमान के मुंह में दे दिए, गरीब नवाज सरकार के लिए चादर भिजा दिए, हो गया। चलो उससे नहीं हुआ, मुसलमान नाराज, तो चलो गोपाल सिंह कमीशन बना दो। मुसलमान नाराज तो ये कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज तो वो कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज सच्चर कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज
तो कुंडू कमेटी बना दो। बस इतने कमीशन बने, इतने कमेटियां बनी, क्या मिला? क्या मिला? लोग मेरे इस जुमले पे शायद एतराज करें, कबूल भी ना करें। हर किसी की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है कि 75 बरस में हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, हमको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, खजूर खिला के खुश किया, टोपी पहन के हमारे सामने आके खुश किया, या चादर भेज के खुश किया। 75 बरस में हम तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, लुटते रहे। क्या कांग्रेस की दौर में मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या यही सेक्युलर पार्टियों के दौर में अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या जयपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशिमपुरा का नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश के रोड किला का नहीं हुआ? क्या राजस्थान का फिसाद नहीं हुआ? अरे 50,000 फिसादात के जरिए हम जब भी लुटते रहे, कटते रहे। अभी भी गौ रक्षकों के नाम पे आज भी हम लुट रहे हैं और कट रहे हैं, जल रहे हैं। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे काटा गया, आज हिंदुत्व के नाम पे काटा जा रहा है। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे जलाया गया, तो आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे जलाया जा रहा है। जलते तो जब भी थे, आज भी है। कट तो जब भी रहे थे, आज भी कट रहे हैं। तबाह जब भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। ये अलग बहस है कि पहले कम था या अब कम है, पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। वो मैं छोड़ता हूं साहिब समझ लोगों की सोच पे। क्या सेक्युलरिज्म की बात करने वालों का क्या ये अखलाकी, आईनी, दस्तूरी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके घरों की हिफाजत करें, उनके सुहागों की हिफाजत करें, उनकी आबादियों की हिफाजत करें, उनको तरक्की का हिस्सा बनाएं, उनको रोजी दें, उनको रोटी दें, उनको खुशहाली दें। अगर मुसलमान खुशहाल होता, कामयाब होता, तरक्की याफ्ता होता, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार होता, तो मजलिस उत्तर प्रदेश क्यों जाती, राजस्थान क्यों जाती, महाराष्ट्र क्यों जाती? अरे तुमने मुसलमानों को हक नहीं दिया, इसलिए हम जा रहे हैं इस तरीके से हक लेने के लिए। अगर नहीं देता तो हम अपनी सियासी जिद्दोजहद के जरिए ये कामयाबियां जो हमने तेलंगाना में हासिल की, वो कामयाबियों को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। दवाखाने बनाने जा रहे हैं, तालीमी दर्सगाहें बनाने जा रहे हैं, 4% तहफुजात दिलाने जा रहे हैं, शादी मुबारक वहां भी लाने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप बच्चों को दिलाने जा रहे हैं। अरे आज बुरा दिखेगा कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात करता। हां करता, बेशक करता। क्यों करता? कभी इस पे भी तो गौर करो। अरे मैंने दस्तूर पे हल्फ लिया है, दस्तूर हिंद पे हल्फ लिया हूं, ओत लिया हूं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, जो पीछे हैं, जो कमजोर हैं, उसका हाथ पकड़ूं और उसको सामने लाऊं। बेशक हिंदुस्तान में गुर्बत का शिकार हिंदू भी है, परेशानी का शिकार सिख भी है, मुसीबत का शिकार ईसाई भी है, लेकिन गुर्बत सबसे ज्यादा मुसलमान में, तालीम सबसे कम मुसलमान में है, गैर महफूज मुसलमान है। इसलिए मैं
उस कमजोर का हाथ पकड़ के सामने ला रहा हूं। जब ये मुसलमान कमजोर आगे आ जाएगा और अगर कोई ब्राह्मण अगर पीछे है तो अल्लाह की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर भी उसको सामने लाने की कोशिश करेगा। यह है हमारी सियासत। मगर ये क्या बोलते हैं, अरे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां अगर मुसलमान का काम करते तो मैं मुसलमान मुसलमान नहीं चीखता था। तुम नाकाम हुए, मुझे आना पड़ा। तुमने न सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, तुमने दलितों के साथ नाइंसाफी की, तुमने पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी। क्या इस असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफजलगंज की मस्जिद, बागयाम की मस्जिद, मक्का मस्जिद, अनीसुल गुरबा के साथ साथ क्या लाल दरवाजे की मंदिर का जिक्र नहीं किया? यह सेक्युलरिज्म नहीं दिखता इनको, नहीं दिखता। शिवरात्रि के लिए तातील किसने मांगी? अचलिकास को इमदाद देने की बात किसने की? अइम्मा और मौजनों को तनख्वाह यहां मिल रही है, किसने हासिल किया? हमने हासिल किया। अरे सिर्फ इल्जाम, मजलिस क्या करी, मजलिस बी टीम, मजलिस ऐसा। अरे ये सो कॉल्ड सेक्युलर ताकतें हमको तहफ्फुज देने में नाकाम हुए, हमको रोजी देने में नाकाम हुए, हमको रोटी देने में नाकाम हुए, हमारे बस्तियों को बचाने में नाकाम हुए, हमारे बच्चों को नौकरियां देने में नाकाम हुए, हमारी मां और बहनों की इज्जतों इस्मतों को बचाने में नाकाम हुए, और उसके साथ ही साथ हिंदुत्व की ताकतों को उभरने से, उठने से रोकने में भी नाकाम हुए। क्या नहीं हुए? अगर ये दियानतदारी, ईमानदारी के साथ अगर काम करते तो मुल्क में जो हालात है क्या यह होते? जो आज जो मुल्क को बांट रहे हैं मजहब के नाम पे, क्या वो अनासिर इतने कामयाब होते? क्या ताकतवर होते? अरे इनकी नाकामी है सही वक्त पे, सही वक्त पे अगर इन जालिमों को कानून के जरिए सजा दे दिए होते तो आज हिंदुस्तान को यह दिन देखना ना पड़ता। क्या मेरी बात गलत है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, इसका जवाब तुम्हारे पास। अरे तुम एहसान जाफरी को इंसाफ देने में भी नाकाम हुए तो तुम उस एहसान जाफरी के कातिलों को आगे बढ़ने से रोकने में भी नाकाम हुए। हमको तो तुमने कुछ नहीं दिया, इस मुल्क को क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी क्या है? गैस और महंगी हो चुकी, पेट्रोल और महंगा, डॉलर और बढ़ रहा है, सरहदें गैर महफूज है। लेकिन इलेक्शन से पहले बनने वाला चौकीदार अपनी चौकीदारी की टोपी सीटी निकाल के गद्दी पे बैठा है, देख ही नहीं रहा है। हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश कर देंगे, अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी व बाशिंदे कहेंगे और जाएंगे आगे। क्या है बताइए? कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए ना चौकीदार की टोपी चाहिए, हमको ना फकीर चाहिए ना फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए।
वह एक ताकतवर वजीर आजम दे दो, बस यही काफी है। गरीबों के लिए कुछ करने वाला दे दे। मुझे हैरत होती है, आज भी याद आता है क्या क्या नहीं बोला। यह भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। ऐ हिंदुत्व के ताकतवर पहलवानों, गांव रक्षकों, तुम्हारे घर के शौचालय बना दिया चौकीदार या नहीं बनाया, मेरा सवाल है। बन गए? ना ही शौचालय बने ना ही कुछ बना, सिर्फ बातें। कोई बेघर नहीं रहेगा 2022 तक। मिल गए? 15 लाख आ जाएंगे, आ गए। ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई। कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार। वही अदाकारी, वही दिखावा। और क्या मिला? मैं बताओ, मुझे बताओ क्या मिला? 10 बरस में खुशहाली मिली, 10 बरस में तरक्की मिली, 10 बरस में शौचालय मिले, 10 बरस में घर मिला, 10 बरस में गैस मिला। अरे कुछ भी नहीं मिला। कोविड में मरने वालों की लाशें गंगा में तैर रही थीं, जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं थी। ऐसा चौकीदार मिला हमको। मेरी बात खराब दिखेगी, क्या गलत कह रहा हूं बताओ? ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरा मेरा हिंदुस्तानी भाई, ऑक्सीजन तक नहीं दे सका। मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे सका, अनाज भी नहीं दिया। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, हर एक चीज। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर कहूंगा, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। देखो ये मुल्क कहां जा रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज गए और आज ही कामयाबी मिल जाए। फख्र मिल्लत ने काम शुरू किया था, सालार ने जारी रखा, और आज हम नकीब मिल्लत की क़यादत में, सदारत में, वो बीज जो फख्र मिल्लत ने बोया था, उस बीज को फलदार दरख्त बनाया तो सालार ने, और आज हम उसके फल खा रहे हैं। आज नकीब मिल्लत जो बीज बो रहे हैं, नकीब मिल्लत जिंदा नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल उस बीज के उभरे हुए उस फलदार दरख्त के फल जरूर खाएंगे। हम जिंदा नहीं रहे तो कोई बात नहीं, काम तो करना है ना, किसी ना किसी को तो करना है ना। 65 साल पहले कांटों भरा ताज फख्र मिल्लत ने पहना था, तो आज वो कांटों भरा ताज मुसलमानों की क़यादत को बनाने का जो पहना है, तो वो मर्द मुजाहिद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बहुत बोल रहे हैं। बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार, इस वास्ते कि हमारे पास काम है, हम काम कर रहे हैं। हमको चोर बोले, हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बी टीम बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर याद रखो, दियानतदार, दियानतदार, ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी।
इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है, और मंजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं। यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार, खबरदार, हम ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मुसलसिल कामयाबी इस बात की गवाह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। तुम्हारी मुसलसिल नाकामी इस बात की गवाही के है कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं। तुम्हारी हसरत, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, स्टेज पे बैठे वाले रहे या ना रहे, ये दारुस्सलाम रोजे क़यामत तक आबाद रहेगा। मंजलिस रोजे क़यामत तक कामयाब होती रहेगी। कामरानियां उसके कदमों को चूमती रहेंगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई समझ रहा है कि इल्जाम लगाने से रुक जाएंगे, नहीं, नहीं रुकने वाले। अगर ये रुकेंगे तो ये चालू हो जाएगा। अगर मैं रुका हूं तो ये चालू हो जाएंगे। बोलते ना वो एक्स्ट्रा चार्ज, हां वो चार्ज अभी है बाकी। जब हुक्म होगा तो फिर ये सिपाही भी निकल पड़ेगा, और जब निकल पड़ेगा तो क्या होगा ये सब जानते हैं। हम सही वक्त पे सही फैसला करने वालों में से हैं। हम अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त पे लड़ते हैं। हम तुम्हारी पसंद के मुकाम पे या तुम्हारे वक्त पे नहीं लड़ेंगे। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीब मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमुल मुकाम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट से अदबन गुजारिश की जाती है आपको मुखातिब फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना
वो अरकान असम्बली, वो अरकान क़ानून साज कौंसिल, मैं आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल मुकम्मल होने पर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस मौके पर अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल से और अपने करम से और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम मरहूम क़ायदीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम मरहूम वोटर्स को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए कुर्बानियाँ पेश की, मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनका नेक नामुल बदल हमको अता भी करे। अज़ीज़ान मिल्लत, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, 65 साल का एक लंबा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकम्मल किया है। और अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ का मुताला करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र को और सियासी सफ़र का आगाज़ किया और अभी भी जारी है। ये मेरा मानना है कि ईसार, जज्बात और एक फ़िक्र को लेकर हमारे बुजुर्गों ने इस सियासी सफ़र का आगाज़ किया और यही चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि मजलिस जज्बात से काम लेती है। ये जज्बात ही थे जिन्होंने हमको 65 साल का सफ़र मुकम्मल करवाया। ये फ़िक्र ही थी जिसने इन तालीमी इदारों को और अस्पतालों को क़ायम किया। ये हमारी कुर्बानियाँ थीं कि हमने अपना सब कुछ लुटाया ताकि हमारी मरकज़ सियासी को हम ताकतवर बना कर रखें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान और सिपाहियों से मेरी अपील है कि हमको अपने जज्बात को जिंदा रखना है, ईसार को जारी रखना है और हमारी जो फिक्र है एक मजलूमों के लिए, उसको सामने रखकर हमको आने वाले मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने एक तफसीली तकरीर कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से सुना। उससे पहले मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब ने भी मुख्तसर तकरीर मगर उसमें बहुत अहम नुकात जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने उठाए हैं। मेरी आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे लिए अब एक चैलेंज ये है कि हम कैसे हमारे मुल्क में जिस वतन अजीज को हमने अपने खून पसीने से हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजाद करवाया, जिस वतन अजीज को हमारे बुजुर्गों ने एक आइन दिया, संविधान दिया और हमारे वतन अजीज के आइन बनाने वाले बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था कि मुल्क पार्लिमानी जमहूरियत पर चलेगा मगर इसमें शिराकतदारी की भी जमहूरियत होगी। हमारे अजीम बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा और ताकत के माने हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि कोई एक वजीर आजम बन जाए और वो पुकार पुकार कर कहे कि मेरा 56 इंच का सीना है।
हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब नहीं देखा था कि कोई एक शख्स ताकतवर वजीर आजम बन जाए और अपनी एक पार्टी की ताकत की बुनियाद पर आईन को कमजोर कर दे, जमहूरी इदारों की बुनियादों को हिलाकर रख दे। हमको इस बात को सामने रखकर काम करने की जरूरत है कि हम कैसे हमारे वतन अजीज की जमहूरियत को मजबूत बनाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65 साला सियासी सफर का सबसे बड़ा अगर आप निचोड़ देखेंगे वो ये है कि हमने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया है। हमने लोगों के दिलों में जमहूरियत के जरिए अपने मसाइल के हल और अपने मसाइल का हल तलाश करने का तरीका सिखाया है। हमने अवाम के दिलों में इस बात का पैगाम पहुंचाया है कि तशद्दुद से जमहूरियत कमजोर होती है और इत्तेहाद से आपकी आवाज ऐवानों में पहुंचती है। ये 65 साल का सफर अगर रहा है तो इसमें हमने मुत्तहदा तौर पर अपने मसाइल को हल किया, इत्तेहाद को मजबूत किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है और यकीनन इस साल तेलंगाना में असेंबली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की ये अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी। और मुझे यकीन है कि जो नफरत का पैगाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तेलंगाना की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। मुझे यकीन है कि राजस्थान में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला राजस्थान की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। हम राजस्थान के असेंबली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम कर्नाटका के असेंबली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अनकरीब में ऐलान भी होगा। उस सिलसिले में मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों, इज्जतदार और माँ और बहनों, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सी बातें बोली जा रही हैं और जितनी बातें बोली जा रही हैं वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद दिलाने का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खौफ दिलाने का काम करती है तेलंगाना में। इसीलिए आए दिन कोई ना कोई एक बयान दिया जाता है कि ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। मैं तेलंगाना की आवाम से ये बताना चाहूंगा कि तेलंगाना रियासत जब से बनी तेलंगाना में अमन मजबूत होता रहा। तेलंगाना में फसाद नहीं हुआ बल्कि तेलंगाना में तरक्की हुई है। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्रीज हो, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज हो। तेलंगाना का जीडीपी, रियासती जीडीपी उन रियासतों से बढ़कर है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है। यकीनन तेलंगाना में ऐसे वाकयात हुए हैं जिस पर हम भी शर्मिंदा हैं और हम उसकी मजम्मत करते हैं। चाहे वो आलेर का इनकाउंटर हो या फिर पुलिस कस्टडी में खदीर खां की मौत हो मेदक में, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि और बहुत से काम होना बाकी है, मगर आपकी आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मजलिस उन मसाइल को जरूर हल करेगी। मगर एक बात का ख्याल रखिए कि आज मजलिस आपकी एक ताकत और शनाख्त बनकर उभरी है, मगर दूसरी रियासतों की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए कि क्या पुरसाने हाल है। वहां पर कोई
आवाज उठाना तो छोड़िए, कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल के आखिर में जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमको पहले से ज्यादा मुत्तहिद होना है। हमको अभी से हम अपने उस स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस में और बीजेपी और दीगर पार्टियों में फर्क ये है कि वो इलेक्शन से 8 महीने पहले बेदार होते हैं, मगर भारत में अगर कोई सियासी पार्टी है जो इलेक्शन खत्म होते ही अवाम की खिदमत करते रहती है और इलेक्शन के दौरान भी अवाम की खिदमत करती रहती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम जिस सरजमीन पर आज आप और हम बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 साला जश्न को मना रहे हैं, यही दफ्तर में एमएलएज, एमपीज, कानून साज कौंसिल के मेंबर, अराकीन बल्दिया बैठकर अवाम की खिदमत करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर उगलते रहती है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी से तंग आना और बीजेपी से तंग आना शुरू हो चुका है। और खास तौर से मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछ रहा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर हो चुका है कि आज कितना 1200 रुपये, कितना हो गया? हाँ, 1600 चिल्लर रुपये। ये मोदी जी का कारनामा है। यानी महिलाओं के नाम पर, खवातीन के नाम पर वोट तो हासिल किए, मगर आज गैस का सिलेंडर 1600 रुपये हो चुका है। तो पूरे भारत की जनता को ये देखना पड़ेगा, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को, कि गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। दूसरी बात कि चाइना का नाम हमारे वजीर आजम नहीं लेते। आज हमारा वतन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को खो चुका है। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं? हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है, मैं क्या करूं? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिरा रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं, क्या भारत छोटा है? तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी? मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी। मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डाल कर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको आप? बताइए आप। आज बीजेपी और
भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है। और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से, फिर कौन से विश्वगुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए। और हमारे वजीर आजम ये कहती हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया? अमेरिका को क्या पैगाम गया? बर्तानिया को क्या पैगाम गया? ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया? मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया? कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस जुनैद और नसीर की मौत हुई घाटमीका में, जो राजस्थान में है। इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया, जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद के 6 औलाद और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है। और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी, अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मार नहीं सकता, तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को, जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए, मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं, क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि विजारती अखिलती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए। जुनैद और नसीर की मौत पर चीफ मिनिस्टर नहीं गए, बल्कि एक शादी में गए थे। वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। और कौसर मोहिउद्दीन
और मेदक के सदर भी कदीर खान के अफराद खानदान और उनकी बेवा के साथ हैं। और मुझे अभी कौसर मोहिउद्दीन एमएलए बता रहे थे कि मंजलिस के मुकामी लोगों की नुमाइंदगी पर कदीर खान की बेवा को 2 BHK मंजूर हुआ है और इंशाअल्लाह ताला टिमरिस्क स्कूल में उस बेवा को भी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये बड़ा ही दर्दनाक वाकया है कदीर खान का। जितना भी हम मजम्मत करें कम है। हम तो तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर 302 का सेक्शन लगाकर उन पर केस चलना चाहिए। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, 302 का IPC का सेक्शन उन पर लगाया जाए। मगर आपको मालूम मेरे भाई, जुनैद और नसीर को जिन लोगों ने रुक जाइए जुनैद और नसीर को उनके अफराद खानदान ने जब पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेन दी तो घाट वहां पे पुलिस के लोगों ने कहा निकलो यहां से बाहर जाओ। कोई पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता वहां राजस्थान में, ना हरियाणा, बल्कि हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है। यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहता हुआ खून जो वारिस का था और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है, इस डिसीजन का। बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत का एक ढांचा है, अगर इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी तो सबने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो इंपीचमेंट जो जज की होती है उस तरह का तरीकेकार दिया गया था। तो ये हमको काम करना है। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के लिए यहां पर जो मौजूद हमारे जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप तैयारी शुरू करिए। क्या तैयारी शुरू करना? कि नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो और तेलंगाना की जो तरक्की है और खुशहाली है वो जारी और सारी रहे। आप आईन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं?
आप अंबेडकर को पसंद करते हैं जो आइन को बनाया, या आप बुलडोजर को पसंद करते हैं? आप मोहब्बत को पसंद करेंगे या जुल्म को पसंद करेंगे? इस बात का फैसला आपको करना है। और हम इंशाअल्लाह ताला आइन को बचाएंगे, अंबेडकर को कामयाब करेंगे ताकि बुलडोजर न काम हो जाए। हम अमन को कामयाब करेंगे ताकि जुल्म खत्म हो जाए। हम ताकत हासिल करेंगे ताकि मजलूमों को उनका इख्तियार मिल सके। ये काम मजलिस करती आई और करते रहेंगे। इस सरजमीन से हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया था, हम अपने मरूमीन को, अपने जिम्मेदारों को मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में हम उनको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इन नुकात पर काम करते हम आए हैं और इंशाअल्लाह हमको इसी नुकात पर काम करने की जरूरत है। और मंजलिस की अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आज के इस मजमे में एक हमारी बहन है जिसका नाम शेफाली है। आप शायद नहीं जानते शेफाली को। जब मरहूम कायद सालार मिल्लत जिंदा थे तो शेफाली दारुस्सलाम को आकर 4 साल या 5 साल सिर्फ दारुस्सलाम में शेफाली बैठती थी। और उस जमाने मरहूम कायद सालार उस छोटे कमरे में हम लोग बैठते थे और शेफाली यहां पर बैठकर मंजलिस के तमाम अराकीन से बात करती थी। मंजलिस के जलसों में शेफाली आती थी, मंजलिस की एक्टिविटीज को देखती थी। और शेफाली ने आर्काइव से मंजलिस के उस जमाने के फखरे मिल्लत अलैहिर रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी के जमाने के पेपर कटिंग्स को निकाला, सालारे मिल्लत की जिंदगी के तकारीर, उनके बयानात के उस जमाने के पेपर कटिंग्स को निकाला। और आपको जानकर हैरत होगी कि शेफाली ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीएचडी की थीसिस को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में सबमिट किया। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पूरी दुनिया के 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। तो वहां पर शेफाली की इस थीसिस को मंजूर भी किया गया। और उस थीसिस में खास बात यह है, ये मैं नहीं, शेफाली है। यहां पर मैं मिलूंगा जलसे के बाद, जब मीडिया को भी मिलूंगा तो मीडिया को ही बताऊंगा ये शेफाली है। तो उस थीसिस में शेफाली लिखा कि सालारे मिल्लत की जिस दिन शादी हुई थी, उस शादी की रात किसी ने सालार को फोन करके कहा कि सालार चप्पल बाजार में फसाद हुआ है। तो उस जमाने में ये नहीं था, ये झुंझुना नहीं था जो हमारी जिंदगी अजाब करके रख दिया। यानी दूसरी शादी करने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 फोन रख लो, पूरा आपका माशाल्लाह चैन सुकून बर्बाद हो जाता है। तो किसी ने वो फोन 235 क्या नंबर था अकबर, नहीं 2 तो बाद में आया, 35497 मिलाया, लगा के उंगली से, नहीं मालूम ये बच्चों को। वहां से फोन उठाया गया घर में, सालार उठाए फोन, गरजदार आवाज, हेलो, आने सुनने वाला थर-थर काम जाता था। बोले सालार ऐसा हुआ, सालार नॉर्टन पे बैठ के निकल गए। ये नहीं देखा सालार ने कि आज मेरी शादी की रात है। मेरे अजीज दोस्तों, इन्हीं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हम यहां पर खड़े हैं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है, मुमताज खान बैठे हैं, एमएलए बनकर सब बैठे हैं, तो हम कोई पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए। पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए, हम बागयामा से उन हरियालियों पे चल के यहां तक नहीं पहुंचे। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मोहम्मद गौस को अपनी शहादत पेश करना पड़ा। लोग नहीं जानते मोहम्मद गौस को, अल्लाह उसकी खबर को नूर से भर दे, जिस शख्स ने मंजलिस के लिए एक एक सांस ली थी, मंजलिस के लिए, उस मोहम्मद गौस ने अपनी जान की कुर्बानी को पेश किया। आप नहीं जानते कि फसादात में क्या क्या मसायब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को शहर बदर होना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को बोलते हैदराबाद से निकलो, इनका हैदराबाद में नहीं रहना, दूर दूर जाकर मंजलिस के बड़े बड़े लोग रहते थे।
बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मत से काम करने की जरूरत है। हम अपने बुजुर्गों की मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस ने वो पैगाम दिया है कि भारत की जमहूरियत में आप रहकर अपनी सियासी ताकत को बना सकते हैं। मंजलिस ने यकीन पैदा किया है कि भारत की जमहूरियत में मजलूमों की क़यादत बन सकती है। मंजलिस ने यह पैगाम दिया है, इस बात को प्रूफ किया है कि अगर भारत की जमहूरियत में कमजोर तबकात की सियासी नुमाइंदगी होगी, एमएलए होंगे, कॉरपोरेटर होंगे, एमपी होंगे, ग्राम पंचायत में नुमाइंदे होंगे, तो उनके मसाइल हल होंगे। जहां पर आपकी आवाज नहीं है वहां पर कोई आपको नहीं पूछता, वहां पर कोई नहीं पूछता, इसलिए कि भारत के किसी कोने में अगर किसी दलित मुसलमान पर जुल्म होता है तो सबसे पहले दारुस्सलाम को इत्तला दी जाती है कि असदुद्दीन अवैसी को या मंजलिस के कायदीन को बोलो कि कम से कम इस पर तबसरा कर दो, कम से कम इस पर तबसरा करो, रिएक्शन दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मंजलिस को और मजबूत करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मंजलिस को और मजबूत करेंगे। रियासत झारखंड हो या बिहार हो या कहीं पर भी हो जहां पर मंजलिस आज काम कर रही है, हम मंजलिस को कामयाब करेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद मंजलिस को सियासी ताकत बख्शना है। मैं अपने रुफ़क़ाओं से अपील कर रहा हूं कि तुम और हम जब खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे तो ये तिश्नगी लेकर हम अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे कि काश मैं कुछ वहां पर जाकर कुछ कर देता, अपनी जमात का परचम लगा देता, अपनी जमात के लिए लोगों को तरगीब देता कि वोट दो मंजलिस को। ये तिश्नगी हम लेकर अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला जब तक हमको और आपको जिंदा रखेगा, अल्लाह हमको हमारे जज्बे को जिंदा रखे, अल्लाह हमारी इस फिक्र को जिंदा रखे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की ईसार को जिंदा रखे और हमको अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने बुजुर्गों के ईसार के रास्ते पर चले। हम अपनी जिंदगियों में कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, हम भी देंगे। और मंजलिस के मुखालिफिन को मैं कहूंगा कि तुम जितना बोलना चाहे बोलो, तुम्हारा जितना लिखना चाहे लिखो, तुम जितना इल्जामात लगाना चाहे लगाओ, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 65 साल से तुम्हारे झूठी बातों का असर नहीं पहुंचा तो अब क्या पहुंचेगा प्यारे। पुकारो जितना पुकारना है। हमको मालूम कि अबू जहल नाकाम होने आया है, अबू जहल नाकाम ही होगा। यजीद के पास ताकत थी मगर पलीद था, बदनाम हुआ और सुबह क़यामत तक यजीद पलीद कहा जाएगा। फिरौन के पास ताकत थी, नमरूद के पास ताकत थी, मगर अल्लाह ने मूसा को कामयाब किया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तिदार को देखकर लोग ताकत की पूजा करते हैं। हम इख्तिदार या ताकत की पूजा नहीं करते, हम इंसाफ करने वालों के साथ रहते हैं, हम मजलूमों के साथ रहते हैं, हम जालिमों का साथ नहीं देते। तो ये पैगाम को समझिए और इसी से हमको मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करना है। अल्लाह इस सरजमीन को दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखे। ये इदारों को अल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखे। जो एजाज अल्लाह ने हमको इस जमात की खिदमत करने का मौका अल्लाह ने हमको इनायत फरमाया, अल्लाह हमको इन नेमतों से, इनामात से हमारी नस्लों को अल्लाह नवाजे कि हम इस जमात के इस बोझ को, इसकी जिम्मेदारी को उठाते रहें और पूरे इखलास के साथ इसका काम करते रहें। मैं फिर से सलाम करता हूं हमारे तमाम मरहूम कायदीन को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे उन ज़ईफ मंजलिस के अराकीन को जो आज अपने घर में बैठकर शायद उनका पोता या उनका नवासा इनको दिखा रहा होगा कि देखो आज जिस दफ्तर के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया था, आज वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जश्न मनाया जा रहा है। मैं इन बुजुर्गों को भी सलाम करता हूं। मैं अपने उन बुजुर्गों को याद भी करता हूं जिनके पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। मैं उन तमाम अराकीन को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे
अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे अपने तरीके से समझाती हैं कि ये रास्ता है, ये सही तरीका है। यकीनन आपके मशवरों की, आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। ये आसान काम नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हम एक मुश्किल काम कर रहे हैं, मगर वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें मुश्किलात ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें चैलेंजेस ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी है जिसमें जालिम से मुकाबला ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी नहीं जिसमें जालिम से मुकाबला करते हुए हक की सरबुलंदी के लिए जान चली जाए। वही जिंदगी कामयाब होती है। अरे बुज़दिलों की तरह, गीदड़ों की तरह जालिमों के आगे घुटने टेक देना ये जिंदगी नहीं है, ये गुलामी है। गुलामी करना है तो जमीन व आसमान के खालिक की बनाई हुई जमीन, उस खालिक की गुलामी करना है। हमको अपने हक के लिए लड़ना है और हम इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप आए, मगर मेरी इस बात को सुनिए, समझिए। अब तेलंगाना के जो जिम्मेदारान हैं, तेलंगाना के इलेक्शन के लिए तैयारी करिए। ये समझिए कि असेंबली इलेक्शन का बिगल बच चुका है। अब ये सोचकर हमको अपने इलाकों में, अराकी असेंबली के हलकों में, गांव में जाना है और इस पैगाम को पहुंचाना है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।